हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम फिर एक नया टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक आपका है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है आखिर कब तक चलेगा, ये युद्ध का दौर कब तक चलेगा और कब युद्ध थमेगा। हम आज विस्तार से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो से जुड़ जाइए और इसको अंत तक देखिए। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि युद्ध कब रुकेगा, और अगर युद्ध नहीं रुका तो इस दुनिया को उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपने देश भारत को भी, ठीक है, यहाँ तक कि भारत को भी उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कि आखिर युद्ध कब रुकेगा। देखिए, अभी जो रूस और यूक्रेन में जो लगातार युद्ध चल रहा है ना, वो युद्ध समझिए कि लगातार भयावह होते जा रहा है। प्रत्येक दिन वहाँ का भयावह तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रही है, जिसको देखकर मतलब लोग दंग हो जा रहे हैं, और वहाँ के लोग में दहशत का माहौल है, एकदम खौफ। सबके चेहरा पर मौत की तस्वीरें साफ साफ झलक रही है कि कब है और कब नहीं है। वहाँ समझिए कि लोग वहाँ का जिंदगी और मौत से अभी खेल रहा है, और किसका जिंदगी कब है और कब नहीं है कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहाँ के लोग अपना घर छोड़कर बंकर में तो कहीं अलग अलग जगह पर शरण लिए हुए हैं। तो आखिर कब तक चलता रहेगा? अगर युद्ध नहीं रुका तो क्या होगा? तो एक बात जान लीजिए कि अगर युद्ध अगर ऐसे ही चलते रहा, अभी 5 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है, 5-6 दिन से, तो इसमें 5-6 दिन में मतलब रूस और यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ, और इसके साथ ही भारत को भी काफ़ी मतलब नुकसान हुआ है। भारत के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इन लोगों का पूंजी में भारी गिरावट आया है, और इन लोगों का संपत्ति जो है पहले से गिर कर क्या है, बहुत मतलब कम रह गया है। तो अगर ऐसे ही युद्ध लगातार चलते रहा तो इसका असर दुनिया पर क्या होगा, और खासकर भारत पर तेल का जो दाम है जो लगातार आसमान छू रहा है, उसके दाम में और कितना बढ़ोतरी होगा, चलिए जानते हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, एकदम खतरनाक युद्ध चल रहा है, और उसमें रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और यूक्रेन के तरफ से भी लोग एकदम डट कर खड़े हैं। वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की साफ कह दिए हैं कि बेटा तुम्हें जितना हमला करना है करो, हम डटकर मुकाबला करेंगे, भागने वाले नहीं हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की तरह नहीं है कि हम क्या करें, 2 दिन पहले ही पैसा भर के भाग जाए यहाँ से। हम देश में रहेंगे और यहीं पे रहेंगे, तुमको जितना करना है करो, हम डटकर मुकाबला करेंगे। एकदम सीना तान के खड़ा है बेचारा एकदम कि आप जितना मारना है मारो, कोई दिक्कत नहीं, हम डटकर खड़ा रहेंगे, मरने के बाद हटेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक क्या होगा, जब तक सांस रहेगा तब तक आस रहेगा। ऐसा स्थिति वहाँ पे भी आ गया है। तो इन दोनों में अगर वार्ता नहीं हुआ तो क्या होगा, युद्ध का रूप और भयावह होगा। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तगड़ा आदमी है, एकदम खतरनाक, वो किसी के सुनते नहीं है, ठीक है। मतलब समझिए कि एक तरह से वो अपने ब्रेन से ही काम करते हैं, दूसरा का ब्रेन पर नहीं चलते हैं, उनके जो माइंड में आएगा वही करेंगे। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन नहीं झुका तब तक हमला करते रहेंगे, और यूक्रेन के राष्ट्रपति साफ करे जाते देखा रहा है कि हम बेटा झुके नहीं करेंगे, तुम जितना मारना है मारो हमको। तो दोनों तरफ से क्या है, पार्टी एकदम तगड़ा है, न ई झुकने को तैयार है न वो झुकने को तैयार है। इसमें फ्रांस का भूमिका महत्वपूर्ण है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसमें वार्ता कराने में फ्रांस का महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, यूक्रेन जो है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस के जो राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष का है इमैनुअल मैक्रोन, वहाँ के राष्ट्रपति है, इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई आप थोड़ा बात कराइए, आप बात कीजिए उधर से भी, और मेरा भी बात करिए। अगर मान जाता है अगला तो क्या होगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसी बात पर फ्रांस के राष्ट्रपति जो इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से लगभग 1.5 घंटा तक टेलीफोनिक बातचीत की, यानी कि फ़ोन के जरिए बातचीत हुआ, सामने भेंट नहीं हुआ। मतलब होता है ना औपचारिक बात, सामने बैठ के, सामने नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन पर लगभग 1.5 घंटा तक क्या हुआ, टेलीफोनिक बातचीत हुआ। और इधर जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनसे भी काफ़ी लंबा बातचीत हुआ, और दोनों के बातों को इधर से उधर बोला गया कि भाई इधर से अगला कह रहा है, उधर से क्या कह रहा है। दोनों आदमी से बातचीत हुआ, और दोनों आदमी से बातचीत हुआ तो क्या हुआ, जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, दोनों की बातों को क्या हुआ, आपस में एक दूसरे की तरफ पहुंचाया गया। तो रूस के राष्ट्रपति यहाँ पे मान गए कि हम भाई समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 शर्त है। 3 शर्त कौन कौन है, ठीक है, चलिए जानते हैं। तो 3 शर्त कौन कौन है जानिए। पहला आपका शर्त है क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दी जाए। देखिए, आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले क्रीमिया जो था यूक्रेन का हिस्सा था,
जो एकदम जैसे नीचा लटका हुआ है, यूक्रेन के नीचे क्रीमिया लटका हुआ है, जिसको 2014 से पहले यूक्रेन का भाग कहा जाता था। लेकिन 18 मार्च 2014 को रूस क्रीमिया को अपने कब्जा में ले लिया, ठीक है, यानी कि हमला करके और क्रीमिया को क्या हुआ, रूस अपना कब्जा में ले लिया, और तब से रूस उस पर अपना अधिकार जताता है। लेकिन यूक्रेन अब भी कहता है कि भाई क्रीमिया मेरा ही है, क्योंकि कोई औपचारिक बातचीत तो हुआ नहीं, ऐसा ही बेईमानी करके तुम्हारा प्रिय है, तू मेरा ही है। तो अभी जो कहता है कि मेरा है, यूक्रेन कहता है कि क्रीमिया मेरा है, तो रूस कहता है कि बेटा तुम्हारा क्रीमिया नहीं है, क्रीमिया मेरा हो गया, इस बात को तुम मान लो। तो ये पहला शर्त हो गया कि क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दी जाए, यानी कि क्रीमिया जो है रूस का है, वो तुम भुला जाओ कि वो तुम्हारा कभी था, अब वो मेरा है, ठीक है। चलिए, पुतिन और क्रीमिया के गणराज्य के प्रमुख थे ऑक्सियोनोव उस समय 2014 में क्रीमिया गणराज्य के प्रमुख थे, और पुतिन उस समय रूस के राष्ट्रपति थे। इन्हीं दोनों के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था, संधि हुआ था, और उसके बाद से क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान लिया गया, यानी कि रूस मान लिया कि अब क्रीमिया मेरा हो गया है। लेकिन यूक्रेन अभी कहता है कि बेटा हमरे हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया पहला। चलिए दूसरा में जाते हैं। दूसरा कह रहा है यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो, अर्थात तो वहां से सेना हटाई जाए। देखिए ये सबसे बड़ा, देखिए कितना बड़ा चुतिया बना रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन चूंकि छोटा देश है, कमजोर है, तो रूस जो है ना उस पर अपना ताकत का समझिए कि एक मतलब होता है ना कि फालतू इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे साफ कह दिया है कि तुम अपना क्या करो, विसैन्यीकरण कर दो। विसैन्यीकरण का मतलब होता है कि सेना क्या करो, हटा दो तुम अपना। देखिए जब सेना हट जाएगा तो भाई सुरक्षा कौन करेगा? सेना हटने के बाद तो भाई बिना पेनी के लोटा हो जाएगा, जौन आएगा ठोक के चल जाएगा, इन्हें से खुशीगा उन्हें निकलिएगा, उन्हें से खुशीगा तेने निकलिएगा, समझ रहा है ना। तो इस तरह से क्या है, देखिए बिना पेनी के लोटा जो होगा इस तरह का हो जाएगा। ये गिलास आपका है, इसमें पेनी है, पीछे पेनी है, अगर इसमें पेनी नहीं रहेगा तो क्या होगा, इनहू से पानी बहेगा तेने बह जाएगा, इनहू से जकरा मन करेगा घुस जाएगा है, जकरा मन करेगा निकल जाएगा है, समझ रहा है ना। तो इस तरह से क्या है, इसी तरह का क्या हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति का साफ कहना है कि विसैन्यीकरण कर दो, यानी कि सेना को हटा दो। तो सेना हट जाएगा तो आने वाले फ्यूचर में देश का रक्षा कौन करेगा? रूस को जब मन करेगा क्या हुआ, आगे अटैक कर देगा, सबके खरीद देगा, यहाँ से आके अपना कब्जा कर लेगा। तो ये सबसे बड़ा क्या है, मास्टर प्लान उसका है कि वहाँ सैनिक हट जाएगा तो मेरा रास्ता काटा खत्म हो गया, जैसा मन करेगा क्या होगा, हड़प लेंगे उसको, ठीक है। चलिए ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है। पहले जब युद्ध होता था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसमें हारने वाले देश के साथ ऐसा ही समझौता किया जाता था, यानी कि जो देश हार गया उसको जीतलका देश ऐसा ही कहता था कि हार गया ना तू, अब तुम क्या करो, अपना पूरा सेना को कम कर दो, या दम पूरा कम कर दो, या हटाइए दो, साफ जीरो कर दो। ऐसा ही समझौता मतलब बरजोरी मतलब मनवाया जाता था हारने वाले देश के साथ। जैसे आप कहते कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जो था हार गया था, तो जो जीतलका देश था ना, वो जर्मनी को कहा था कि बेटा तुम अपना क्या करो, सैनिक जो है कम कर दो, यानी हटा दो। तो ये हमेशा चलते रहता है, जो जीतता है ना वो हल्का पर अपना क्या करता है, दादागिरी दिखावे करता है। तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है, नेचुरल है, इस पर कुछ नहीं कर सकता है। चलिए तीसरा क्या है, यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करे, यानी कि देखिए ये वार जो हो रहा है ना यूक्रेन और उसमें, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, नाटो। नाटो जो है ना, नाटो, इसी कारण से अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है। अगर ये नहीं रहता ना, ठीक है, तो अभी दोनों देश में युद्ध नहीं होता, ठीक है, ना बांस रही है ना पही बनियन का, यही वाला हाल है। तो ये अगर नहीं रहता तो अभी युद्ध होवे नहीं करता, इसी के कारण युद्ध हो रहा है। यूक्रेन जो है नाटो में जाना चाहता है, और रूस जो है उसको रोक रहा है कि नहीं जाना है तुमको, गाया तो समझ लेना, खैर नहीं है, टंगड़ी छिटका देंगे मार के, ऐसा ही स्थिति बन गया है, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा कंडीशन क्या है, रूस यूक्रेन को साफ कह दिया है कि तुम अपना जगह से हिलो मत, तुमको नाटो में जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, तुम हमारा मिलकर रहो। क्योंकि अगर उधर चल जाएगा ना तो नाटो देश का सैनिक क्या होगा, थोड़ा मतलब यूक्रेन तक आ जाएगा, जिससे हमको क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो कोई भी आदमी अपना नुकसान तो चाहेगा नहीं, खास करके बड़का आदमी, ठीक है, तो छोटका के दबाना चाहेगा ना, देखेगा कि इससे हमको हानि हो रहा है, उसको दबाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जा रहा है, यानी कि साफ कह दिया है कि अपना तटस्थ स्थिति को सुनिश्चित करो, यानी कि तुमको नाटो में नहीं जाना है, नाटो में गया तो खैर नहीं है, वो हाल करेंगे ना देश का कि चुनाएगा नहीं देश, ठीक है। चलिए अब जानिए कि युद्ध जो हो रहा है ना रूस और यूक्रेन के बीच, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि मतलब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, सभी देशों का अर्थव्यवस्था एक साथ जुड़ गया, यानी कि किसी एक या एक से अधिक देशों को युद्ध अगर होता है ना तो उसका कुछ ना कुछ असर क्या होता है, पूरे विश्व पर पड़ता है। तो भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत भी तो क्या विश्व का अंग है, भारत भी विश्व में आता है।
तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस युद्ध का असर भी क्या है, भारत पर खूब अच्छा खासा पड़ रहा है। अगर भारत का स्थिति देखा जाए तो 15 फरवरी के बाद से मुकेश अंबानी और गौतम अदानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति के मतलब क्या संपत्ति में लगातार गिरावट हो रही है ना। शेयर बाजार भी लगातार गिरते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलते रहा ना तो भारत को बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ेगा, भारत को नहीं पूरे विश्व को, ठीक है। रूस को तो सबसे अधिक झेलना पड़ेगा, लेकिन वो तो भाई लड़ रहा है, लेकिन जो न लड़ रहा है ना वो भी जो सोना गया, यानी कि लड़ रहा है वो तो सोना ही गया है, और नहीं लड़ रहा है ना उसको भी बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए भारत का बात करेंगे तो भारत में पता है आपको कि मतलब क्या है, यहाँ भी नुकसान हो ही रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। 15 फरवरी के बाद से क्या है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके संपत्ति में गिरावट आ रहा है, आपका शेयर बाजार लगातार गिर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भारत का स्थिति और क्या डैमेज हो रहा है, ठीक है। एक अनुमान अब जानते हैं, देखिए अब जानते हैं कि पेट्रोल का यानी कि तेल जो आपका है उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि तेल महत्वपूर्ण खनिज है जो सबके लिए आवश्यक है। अगर एक दिन तेल नहीं रहेगा तो क्या होगा, पूरा देश का अर्थव्यवस्था जाम हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा एकदम पहिया, और किसी देश का विकास नहीं होगा। तो देश के विकास के लिए क्या है, तेल का जरूरी है रहना। तो वही पता है कि भारत में अभी पेट्रोल जो है 105 प्लस है पेट्रोल का दाम, तो अभी ये हाल है, ठीक है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो आने वाले भविष्य में क्या होगा, तेल के दाम में बढ़ोतरी होगा। क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि भारत में क्या है, कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। तो विधानसभा चुनाव होने के कारण केंद्र सरकार जो है अपना हाथ बांधा हुआ है कि अभी बढ़ा देंगे तो बंटवा नहीं देगा हमारा। तो अभी अपना हाथ क्या बांधा हुआ, अभी बांधा हुआ है, अभी अपने पैर से पैसा लगा रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनका कहना है, जो देश के बारे में सोचते हैं उनका कहना है कि अगर ऐसा ही अगर चलते रहा ना तो विधानसभा चुनाव के बाद भारत में तेल के दाम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा, जो आम आदमी के बस का बात नहीं होगा। यानी कि लोग अपना क्या होगा, गाड़ी फूंक देगा चाहे छोड़ देगा, गाड़ी चढ़ना ही बंद कर देगा, समझ रहा है ना। चलिए अभी आपका बाजार में कच्चा तेल का दाम जो है अभी $100 प्रति बैरल है। तो भारत में तेल किसे है, 107 रुपये पेट्रोल है, 108 रुपये है। जब युद्ध अगर चलते रहेगा लगातार ही और कुछ दिन जब खींच गया ना तो कच्चा तेल का दाम जब बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अगर युद्ध होगा तो क्या होगा, आने जाने में क्या होगा, मतलब असुविधा होगा, यानी कि क्या होगा, रास्ता रुकेगा, और रास्ता रुकेगा बाजार में क्या होगा, उसका मतलब सप्लाई कम रहेगा, मांगने वाला ज़्यादा रहेगा। इकोनॉमिक्स का नियम है कि यदि डिमांड अगर अधिक है सप्लाई कम है तो क्या होगा, सामान का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। डिमांड अगर कम है सप्लाई अधिक है तो सामान का दाम क्या होगा, घट जाएगा। फ्री में लेना जाओ 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो। तो यहाँ पे स्थिति क्या है, सप्लाई रुकेगा, युद्ध होगा तो क्या होगा, सप्लाई रुकना ही फिक्स है, और डिमांड कमेगा नहीं। रोज लोग नया नया गाड़ी खरीद रहा है, दहेज में कभी चाहिए था, अपाची गाड़ी चाहिए, पल्सर चाहिए, बुलेट चाहिए, समझ रहा है ना। तो डिमांड लगातार बढ़ रहा है और सप्लाई कमेगा युद्ध में, तो सप्लाई कमेगा तो क्या होगा, तेल का दाम फिक्स बढ़ेगा। अगर युद्ध नहीं रुका तो आने वाले समय में क्रूड जो आपका है उसका दाम हो जाएगा $120 प्रति बैरल हो जाएगा। अभी कैसे है, $100 है, उस समय कितना हो जाएगा, $120 प्रति बैरल हो जाएगा। तो जब $120 प्रति बैरल जब हो जाएगा आपका कच्चा तेल का दाम, तो भारत में जो तेल होगा वो आपका 16 रुपये महंगा हो जाएगा, यानी कि 16 रुपये महंगा मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए अभी आपका 107 रुपये तेल मिल रहा है, तो इसमें 16 रुपया और जोड़ दीजिए, ठीक है, आपको 123 रुपये लीटर तेल मिलेगा। युद्ध अगर लंबा खींचा तो सोच लीजिए कितना नुकसान है आप लोग का, पॉकेट आप लोग का ढीला होने वाला है। इसीलिए जितना कमाना है कमा कर रख लीजिए। चलिए अगला है कि अगर इससे भी अगर आगे बढ़ा, अगर $1 प्रति बैरल, क्योंकि अगर युद्ध लंबा भी खींच सकता है, युद्ध का कोई ठीक नहीं है। युद्ध का न कोई आकार होता है, न रंग होता है, न रूप होता है, न उसका कोई मंजिल होता है। जहाँ तक चल जाए, जब तक बात नहीं होगा तब तक युद्ध रुकेगा नहीं। और हमको नहीं लग रहा है कि बात फरियाने वाला है, क्योंकि इधर से यूक्रेन के राष्ट्रपति करेजा तंग खड़ा है, और से वो रूस मानने को तैयार नहीं है, तो युद्ध रुकेगा नहीं, अभी युद्ध लंबा खींचने वाला है, ठीक है। तो अगर तेल का दाम, कच्चा तेल का दाम, क्रूड का दाम, अगर भारत में तेल का दाम जो होगा 34 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगा। यानी कि सोच लीजिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, प्रतिदिन अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपके जेब पर कितना असर पड़ने वाला है, आपका जेब जो होगा पूरा ढीला हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो ये कितना असर पड़ेगा युद्ध का। इसके अलावा लगातार जो बिजनेसमैन है उनके संपत्ति में क्या हो रहा है, गिरावट आ रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है, और तेल का दाम लगातार बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई होगा नहीं या डिमांड लगातार बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका लगातार इसका दाम में बढ़ोतरी होगा। तो यही आपका असर पड़ेगा भारत पर, तेल पर, और व्यापार पर, और शेयर बाजार पर युद्ध का। तो भगवान से मनाइए कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, दोनों देश में क्या हो, समझौता हो जाए, नहीं तो आपका अपना पॉकेट खाली करने का क्या कीजिए, मतलब इंतजार कीजिए, आपका जेब खाली होने वाला है। अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो, न तो साइकिल पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपको।
फिर कल मिलेंगे इस के अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।